Hello everyone, welcome back to our channel Physical Education Ready to Crack। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं KVS TGT 2023 फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। इसके बाद कोई KVS का पेपर नहीं हुआ। आने वाले टाइम में इन फ्यूचर KVS के एग्ज़ाम होते रहेंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको उन एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे बेल आइकन दिया है, उसे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस बार जो फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम 1 से 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। बाकी पार्ट 2 में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 51 से 100 तक उस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात जानना यहाँ ज़रूरी है। जो KVS फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है उसमें 180 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं और बाकी 80 क्वेश्चंस जनरल पेपर के होते हैं, जिसमें कि 10 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर की कंप्यूटर, 20 नंबर की जीके और 10 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड होती है। बाकी 30 नंबर बचे, जिसमें कि 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होती है और बाकी 15 नंबर की हिंदी जो कि ग्रामर से रिलेटेड होती है। इस तरीके से ये टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आपके जनरल पेपर में, और जनरल और फिजिकल के लगा के 180 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। तो आने वाले एग्जाम में भी यही पैटर्न KVS फॉलो करेगा, तो इसी तरीके से अपनी तैयारी लेकर चलें। इसका हम पहला क्वेश्चन देखें। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक डेफिनेशन पूछी गई है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। आइए देख लेते हैं क्या डेफिनेशन है वो। Who has defined physical education as physical education is the sum of man's physical activities selected as to kind and conducted as to outcomes। तो ये जो डेफिनेशन है ये पूछी गई है, ये किसने दी है। तो इस डेफिनेशन को आप याद रख सकते हैं। जब फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी के आउटकम्स जो आते हैं वो उन्हीं के आते हैं जिनके अंदर विल पावर होती है। तो आउटकम्स जब भी आएंगे जब आपके अंदर विल पावर होगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा JF विलियम्स। विल आ रहा है इसमें, देखिए JF विलियम। आउटकम्स तभी आते हैं जब आपके अंदर विल पावर होती है। तो इसका सही ऑप्शन JF विलियम्स होगा, ऑप्शन नंबर 1। हिंदी में दे रखा है, हिंदी में शारीरिक शिक्षा को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो ये डेफिनेशन दी गई है, आगे हम पढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा मानव के सभी क्रियाकलापों की और मार्गदर्शित परिणामों चयनित प्रकार का योग है। तो वो क्या है, ये डेफिनेशन किसने दी, किसने बोला, JF विलियम्स ने ये बात बोली है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये KVS की फाइनल आंसर की है और इसमें इस तरीके से आंसर की आती है। जो आपने ऑप्शन दिया है, ऑप्शन चूज़ किया है वो भी आ जाता है और जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी इसमें मेंशन कर दिया नीचे की तरफ। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैज नोट आ रहा है, इसको नोट को ध्यान से पढ़ना है। नोट बीइंग गिवन बाय नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ने इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव दिए हैं और एक नहीं दिया, नहीं पूछा गया है। तो उसमें से कौन सा नहीं दिया वो बताना है आपको। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फिटनेस, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरो मस्कुलर स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। तो नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं दिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ इमोशन। ये नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन ने नहीं दिया है। तो आपको याद रखना है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड। इसमें पूछा गया है जो फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉग्निटिव जो एबिलिटी है उसमें इंक्लूड होते हैं, वो बताना है। जैसे कि आपको कॉग्निटिव है
साइकोमोटर है, तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं। जैसे हार्ट से रिलेटेड वर्ड्स अलग होते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। तो कॉग्निटिव होता है हमारे माइंड से रिलेटेड, जो भी हम दिमाग से काम कर रहे हैं। तो इसमें ये पूछा गया है, इसमें से कौन-कौन से ऑप्शन ठीक होंगे। तो पहला ऑप्शन ए दिया गया है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ये हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। एबिलिटी टू एबिलिटी टू थिंक, ये भी हमारे माइंड से जुड़ा होता है, तो ये ऑप्शन भी ठीक होगा। इंटरप्रेटिंग नॉलेज, ये भी हमारे माइंड से जुड़ा होता है, तो ये कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन का। डी ऑप्शन जो दे रखा है इसमें, वो दे रखा है मस्कुलर फिटनेस। तो मस्कुलर फिटनेस जो हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती है, तो ये फिजिकल ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। और ई तो डी इसमें से कट जाएगा। देखते हैं, डी ऑप्शन 3 और 4 दोनों में दिया है, दोनों हटा दिए जाएंगे। देन उसके बाद जो ई ऑप्शन में दे रखा है बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें पहले से ही बॉडी कंट्रोल आ गया। कोऑर्डिनेशन, बॉडी का ही कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे के साथ, बॉडी की मूवमेंट होती है। तो ई ऑप्शन भी इसमें से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 भी इसमें से डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका ठीक होगा। ए, बी और सी, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एबिलिटी टू थिंक, इंटरप्रेटिंग नॉलेज, ये तीनों ऑप्शन इसके ठीक होंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी में भी दे रखा है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसमें। सर हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से पढ़नी होती हैं। एक तो आपको करेक्ट, इनकरेक्ट, नोट, ये चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में करेक्ट पूछा जाता है और हम उसे इनकरेक्ट समझकर जो गलत वाले ऑप्शन होते हैं उन्हें सेलेक्ट करके आ जाते हैं, और बाद में आकर पता चलता है हमारा क्वेश्चन गलत होगा। या फिर कभी, ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो कैंडिडेट के साथ होता है वो ऐसा होता है, वो इनकरेक्ट को करेक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि इन इन नहीं पढ़ पाते, वो इनकरेक्ट को करेक्ट समझ के करेक्ट वाले ऑप्शन उसमें से सेलेक्ट करके और ऑप्शन कर जाते हैं और समझते हैं हमारा आंसर ठीक होगा। लेकिन बाद में पता चलता है इसमें तो करेक्ट पूछा गया था। तो आपको आगे आने वाले एग्जाम में ये गलती नहीं करनी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन चारों में से पूछा गया है कौन से करेक्ट है और कौन सा मतलब कि इनकरेक्ट है, वो आपको बाहर निकालना है। तो आपको करेक्ट वाले रखने हैं और इनकरेक्ट वाले को बाहर कर देना है। तो पढ़ लेते हैं हम। एंडोमाइसियम, ब्रेव्स, इंडिविजुअल मसल फाइबर। तो सबसे पहले हम एक इसका फंडा समझ लेते हैं। एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम, ये होता क्या है। ये हमारी मसल्स की जो लेयर्स होती हैं उसके नाम होते हैं, और हमारी मसल्स की 3 लेयर होती है, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम, जो इस क्वेश्चंस में तीनों कवर कर रही हैं। तो एंडो का मतलब होता है, एंडो आप इजी लैंग्वेज में समझे, एंड मतलब सबसे बाहर, सबसे अंदर की, यानी कि इसके बाद और कुछ होता ही नहीं। एंड के बाद कुछ नहीं है। पेरी पेरी का मतलब बीच की, और एपीमाइसियम जो होती है वो सबसे बाहर की लेयर होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एंडोमाइसियम रेप्स इंडिविजुअल मसल फाइबर। जो एंडोमाइसियम जो मसल होती है, जो एंडोमाइसियम जो मसल होती है, वो इंडिविजुअल मसल फाइबर को रेप करती है। ये ठीक कह रहा है, वो इंडिविजुअल मसल फाइबर को ही रेप्स करती है, क्योंकि वो सबसे एंड की लेयर होती है। पेरीमाइसियम रेप्स बंडल ऑफ फाइबर्स, जो पेरीमाइसियम होती है वो बंडल ऑफ फाइबर को रेप्स करती है। ये भी इसका करेक्ट है, ए और बी करेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन में बोला गया है पेरीमाइसियम रेप्स इंडिविजुअल मसल फाइबर। जो पेरीमाइसियम मसल लेयर है वो इंडिविजुअल मसल फाइबर को रेप्स करती है। नहीं जी, वो तो बी ऑप्शन ठीक कह रहा था, तो सी ऑप्शन तो इसका ठीक नहीं होगा। ये बंडल्स ऑफ फाइबर को करती है, इंडिविजुअल को तो एंडोमाइसियम करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। हमने करेक्ट देखने, इनकरेक्ट वाले छोड़ देंगे। ए हमारा करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन काट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में सी दिख रहा है, इसे कट कर देंगे। अब डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डी ऑप्शन में बोला गया है एपीमाइसियम इनक्लोज द एंटायर मसल। एपीमाइसियम जो मसल होती है, वो जो एंटायर मसल होती है उन सबको इनक्लोज करती है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि वो इन सबको इनक्लोज करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी इसके करेक्ट हो जाएंगे, और बाकी जो सी ऑप्शन बचा है वो इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो पूछा गया था
क्वेश्चन जो पूछ रहा था हमारा, वो पूछ रहा था कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट पूछता पूछता तो सी हो जाता, लेकिन करेक्ट पूछा गया तो ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर एक इसका ठीक होगा, ए, बी और डी इसके करेक्ट होंगे। गॉट इट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में भी दे रखा, आप पढ़ सकते हैं हिंदी भाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो इसमें भी करेक्ट पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से आपको करेक्ट वाली बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। इन एनाएरोबिक रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू पायरोबिक एसिड थ्रू मल्टीपल स्टेप्स। जो एक एनारोबिक होता है, एक एरोबिक होता है। जो एनारोबिक होता है वो ऑक्सीजन के बिना होता है। जब एनारोबिक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं पायरोबिक एसिड में। और वो कैसे कैसे कन्वर्ट होते हैं, उसमें मल्टीपल स्टेप्स के साथ कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये सही है। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। इसमें कहा गया है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इफ़ ऑक्सीजन सप्लाई इज़ डिप्लीटेड। जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो डिप्लीट होती है। तो दो पायरोबिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई डिप्लीट होती है, तो उसके बाद जो पायरोबिक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट दी गई हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो इसमें भी करेक्ट पूछा गया है। ए में कह रहा है गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द एल्वियोली। तो ये बात सभी को पता है, जो गैसेस एक्सचेंज होती है हमारी जो लंग्स में होती है वो एल्वियोली में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में बोला गया है ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये जब हम एक्सप्रेशन करते हैं, जब हवा को बाहर की ओर छोड़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो रिलैक्स होता है। तो ये बात इसमें गलत की गई है। जो इसका बी वाला होगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ए ठीक है और बी इनकरेक्ट होगा। अब सी स्टेटमेंट को हम पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है? द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सचेंज इन द लंग्स इज नोन वाइटल कैपेसिटी। जो लार्जेस्ट एयर, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा को एक्सचेंज करते हैं तो उसको जब लंग्स में जो बदलाव होते हैं तो उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट बोली गई है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा को एक्सचेंज करेंगे तो वाइटल कैपेसिटी उसको बोला जाएगा। तो उसका ऑप्शन नंबर ए और सी करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं और ए और सी किस में है। ऑप्शन नंबर बी में ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ हिंदी में लिखा है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। सही कथन चयन करें। एल्वियोली में गैस आदान प्रदान होती है, सही बात है। एक्सपीरेशन के दौरान बाहरी इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम में संकुचन होता है, संकुचन नहीं होता, रिलैक्स होते हैं ये। और तीसरे में बोला गया फेफड़े में विनियमित किया जाने वाला वायु की अधिकतम मात्रा वाइटल क्षमता कहलाती है। तो सही बात है, ये वाइटल क्षमता ही कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्स डज नॉट एम्प्टी इनटू द राइट आर्टरियम। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, देखिए इसमें ये बोला गया है वो कौन सी इसमें से वेन्स नहीं है जो राइट आर्टरियम में खाली नहीं होती, यानी कि राइट आर्टरियम से नहीं जुड़ी होती। तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा तो आप डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं, ये हमारे राइट आर्टरियम से जुड़ी होती है। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इनप्योर ब्लड जो होता है, गंदा खून, वो राइट आर्टरियम में आता है रेस्ट ऑफ द बॉडी से। और इसमें कोरोनरी साइनस है। तो आप अगर इसके सारे भी ऑप्शन पढ़ेंगे तो पल्मोनरी वीन्स जो है, क्योंकि जो वीन्स होती हैं उसमें जब हार्ट की बात करते हैं तो प्योर ब्लड होता है, और जो प्योर ब्लड होता है वो लेफ्ट साइड से हमारे हार्ट से उसका कनेक्शन होता है। तो पल्मोनरी वीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस
राइट आर्टरियम में एम्प्टी होते हैं, पर पल्मोनरी वीन्स जो है वो राइट आर्टरियम से उसका कोई संबंध नहीं होता, वो लेफ्ट आर्टरियम या लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ उसका संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हिंदी में पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो इसमें नोट आ गया, बाकी जो ऊपर 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे उसमें पूछा गया था इसमें कि कौन सा करेक्ट है, लेकिन इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये आपको क्वेश्चंस में ध्यान से पढ़ना है, तभी आप क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे, नहीं तो आते हुए भी पेपर में क्वेश्चंस गलत कराते हैं कैंडिडेट। तो इसका जो पहला ऑप्शन है उसमें कहा गया है ट्राइस्कापाइड वॉल्व इज एन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। यहाँ देखिए आप डायग्राम में यहाँ दिखा रखा है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं वो ऊपर यानी कि एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल के साथ जुड़े होते हैं, तो वो उसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। तो ये बात सही है, ट्राइस्कापाइड वॉल्व हमारे राइट साइड होता है और ये राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है बाइस्कापाइड वॉल्व इज एन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। जो बाइस्कापाइड वॉल्व है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के साथ नहीं जुड़ा होता, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के साथ जुड़ा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और बाइस्कापाइड वॉल्व को ही माइट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो बाइस्कापाइड वॉल्व इज एन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये भी होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तीसरे ऑप्शन में दिया गया है सेमील्यूनर वॉल्व्स आर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। देखो अगर आपको नहीं भी पता सेमील्यूनर वॉल्व्स क्या होता है तो आप ऑप्शन नंबर 4 पढ़े पहले, बाद में 3rd को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया है माइट्रल वॉल्व इज एन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। तो देखो मैंने आपको बताया था जो बाइस्कापाइड वॉल्व होता है जो हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ जुड़ा होता है, उसका दूसरा नाम माइट्रल वॉल्व होता है। तो ये बात भी ठीक कही गई है ऑप्शन नंबर 4 में, माइट्रल वॉल्व इज एन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके ऑप्शन नंबर 3rd को देखें तो इसमें बोला गया सेमील्यूनर वॉल्व्स। पहले सेमील्यूनर वॉल्व को समझते हैं। देखिए आप डायग्राम में, सेमील्यूनर वॉल्व उसे बोलते हैं जो हमारे एक वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा जो एरोटिक वॉल्व होता है उसके साथ जो जुड़े होते हैं वो सेमील्यूनर वॉल्व्स होते हैं। तो सेमील्यूनर वॉल्व्स एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व नहीं होते, ये ऑप्शन इसका गलत होगा। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बाकी 3 हमारे सत्य हैं, 1, 2 और 4 ये ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नीचे इसमें ऑप्शन नंबर 3 ही इसका दिया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट हार्ट कंडक्शन। इसमें भी वही लैंग्वेज पूछी गई है जो ऊपर क्वेश्चन में पूछी गई थी। इसमें भी ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। 3 करेक्ट होंगे, 3 ठीक होंगे और 1 गलत होगा, तो वो कौन सा गलत होगा हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इम्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एट्रियल टिश्यूज फ्रॉम एस ए नोड। एस ए नोड हार्ट ऑफ हार्ट, एस ए नोड को हार्ट ऑफ हार्ट बोलते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि दिल का दिल क्या होता है तो उसे एस ए नोड बोलेंगे। तो इसमें ये पूछा गया है इम्पल्सिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एट्रियल टिश्यू फ्रॉम एस ए नोड। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है, जो इम्पल्सिस डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो एस ए नोड से ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज लोकेटेड बिटवीन द 2 आर्टरिया। देखो हमने ऊपर समझा था एट्रियोवेंट्रिकुलर क्या होता है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वो होता है जो एक आर्टरियम और एक वेंट्रिकुलर के साथ जो जुड़ा होता है वो होता है। तो ये बोल रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो 2 आर्टरिया को जोड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है, ये भी ठीक है बिल्कुल। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है इम्पल्सिस रीच फ्रॉम एस ए नोड डायरेक्टली टू द पुरकंजे फाइबर। तो ये चीज़ इसमें बिल्कुल गलत कही गई है। जो इम्पल्सिस की रीच होती है वो डायरेक्ट एस ए नोड के बाद पुरकिंजे फाइबर्स में नहीं होती, उसके बाद एस ए नोड के बाद दूसरा नोड आता है, फिर 2-3 स्टेप्स आते हैं एंड देन
पुरकिंजे फाइबर्स के पास रीच पहुंचती है। तो ये बात बिल्कुल गलत की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में पूछा गया है पुरकिंजे फाइबर्स आर नोन एज बंडल ऑफ हिज। जो पुरकिंजे फाइबर्स होती है उसे बंडल ऑफ हिज बोला जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चंस में आ जाए आपको कि पुरकिंजे फाइबर किसे बोलते हैं, तो आपको लगाना है बंडल ऑफ हिज को पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ठीक हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत होगा। और इसमें हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको DSSP के एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें देखने में या पहली बार पढ़ने में हार्ड लगते हैं, लेकिन ये अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है तो इन क्वेश्चंस को हम और बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी है आपको, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग डाइजेशन ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन इनटू। इसमें पूछा गया है जब हम डाइजेशन होता है तो ग्लूकोज किस में टूटता है, ग्लिसरॉल, स्टार्च, अमीनो एसिड या फैटी एसिड। तो दोस्तों इसके चारों ही ऑप्शन इसमें गलत माने गए हैं। KVS की ओर से इस क्वेश्चन पर लोगों ने चैलेंज किया था और इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो इसका सही ऑप्शन इसमें कोई भी नहीं है, ना ग्लिसरॉल है, ना स्टार्च है, ना अमीनो एसिड, ना फैटी एसिड। अगर यहाँ पर प्रोटीन की बात कर लेते हैं, डाइजेशन के दौरान प्रोटीन जो होता है वो किस में टूटता है, तो वो अमीनो एसिड में टूटता है। और फैट की बात करते हैं तो वो फैटी एसिड में। तो इसका कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। ये देखिए नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर गिवन बाय इस कैंडिडेट ने आंसर 3 लगाया था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसका ID कुछ नहीं मानी गई। तो इसका जो मार्क्स थे वो सभी को दिए गए थे जिसने भी इस पेपर को अटेम्प्ट किया था। इसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। देखो नोट फिर से पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक लाभ शारीरिक क्रियाकलाप से नहीं मिलता। यानी कि इसमें 3 मिलते हैं और 1 नहीं मिलता। साइकोलॉजिकल बेनिफिट यानी कि हमारे माइंड से रिलेटेड है। इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शनिंग, हमने ऊपर भी क्वेश्चंस में पढ़ा था जो कॉग्निटिव होता है जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन दूसरे में पूछा गया इन्हांस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। हमारा जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है साइकोलॉजिकल बेनिफिट फिजिकल एक्टिविटी का। तो ये बात भी सही कही गई है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो हमारे माइंड से जुड़ा होता है। हम जब दिमाग में सोचते हैं तभी हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना जागती है। तो ये भी साइकोलॉजिकल बेनिफिट है फिजिकल एक्टिविटी का। ऑप्शन नंबर 3 में पूछा वो लगा है इन्हांस मूड चित्तवृत्ति में सुधार, वृत्ति में सुधार। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 भी ठीक होगा। लेकिन हमसे पूछा गया नोट अ साइकोलॉजिकल, नोट को आपको ज़रूर याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में बोला गया इन्हांस ट्रेट एंड स्टेट एंजाइटी। इसमें पूछा गया इन्हांस स्टेट एंड ट्रेट एंजाइटी। तो एंजाइटी की बात आ गई, माइंड से जुड़ी होती है, आप लोग यही याद रखेंगे। लेकिन क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा गया है। जो स्टेट और ट्रेट एंजाइटी होती है वो जेनेटिक्स से रिलेटेड होती है, और जो जेनेटिक्स होते हैं वो हमारे फिजिकल बॉडी से कनेक्ट होते हैं। तो इन्हांस स्टेट एंड ट्रेट एंजाइटी स्थिति और वृत्ति में दुश्चिंता में सुधार। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट नहीं है, फिजिकल बेनिफिट है ये। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखो दोस्तों, बार बार नोट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और यही क्वेश्चन हमें घुमा देते हैं एग्ज़ाम में। तो बार बार उल्टे तरीके से या नेगेटिव तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और उसका हमें पॉजिटिव आंसर देना होता है, तभी हम नंबर गेन कर पाते हैं। तो इसमें ये पूछा गया अभिप्रेरणा के चालक ड्राइव सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें फिर से वही बात की गई है कि 3 ऑप्शन ठीक होंगे और 1 ऑप्शन गलत होगा। जो गलत वाला है उसे हमने बाहर निकालना है। तो पढ़ते हैं
जो ड्राइव थ्योरी होती है मोटिवेशन की, वो दो चीज़ों पर डिपेंड होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी ड्राइव। तो प्राइमरी ड्राइव इसमें बोल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, प्राइमरी ड्राइव्स इनहेरिटेड। तो ये बात सच है, प्राइमरी जो ड्राइव्स होती हैं वो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं। जैसे हमें भूख लगी, प्यास लगी, तो ये हमारी प्राइमरी ड्राइव होती हैं और ये चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही हमारे अंदर ये पहले से ही फिक्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 2 में बोल रहा है सेकेंडरी ड्राइव आर लर्नड। जो सेकेंडरी ड्राइव होती हैं, जैसे हमें कुछ गेम सीखना है, कुछ करना है, कुछ पढ़ाई सीखनी है, तो ये हमारी सेकेंडरी ड्राइव्स हो गई, तो इसको हम सीखते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट की गई है। ऑप्शन नंबर 2 भी इसका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में बोला गया है प्राइमरी ड्राइव्स इन्वॉल्व्स नो लर्निंग। तो ये बात भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है कि प्राइमरी जो ड्राइव्स होती है उसको हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं। अब ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया है प्राइमरी ड्राइव्स आर लार्जली साइकोलॉजिकल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी ऊपर के तीनों ठीक हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत दिया गया है, तो इसे हमने बाहर निकाल देना है और ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नहीं होती जो प्राइमरी ड्राइव्स होती है और पूरे तरीके से। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मोटिवेशन। ये भी मोटिवेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। इसमें नहीं से कोई मतलब नहीं है, इसमें पूछा गया कि कौन से ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे उसमें अलग से और ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो हमें ठीक को रखना है और गलत को बाहर निकाल देना है। मोटिवेशन से जुड़ी चीज़ें हैं, देख लेते हैं। लव फॉर एक्टिविटी इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो लव फॉर एक्टिविटी होती है। जो हमारा लव होता है, जो हमारे प्यार की भावना होती है, वो हमारे अंदर से होती है। तो ये बात इसने बिल्कुल ठीक बोली है। ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। मॉनिटरी गेन इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन। जो मॉनिटरी गेन होता है, जब हम कुछ कमाना चाहते हैं, तो कुछ चाहते हैं कि इस ये करेंगे तो ये मिले, वो करेंगे तो वो मिले, तो ये मॉनिटरी गेन है, इसे एक्सटर्नल मोटिवेशन ही बोलते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक कही गई है। सी बोल रहा है मोटिवेशन इज़ अ जनरल लेवल ऑफ अराउजल ऑफ एक्शन। तो पहले अराउजल समझेंगे पहले हम। अराउजल क्या होता है? जब हम किसी काम को करने वाले होते हैं, उसकी तैयारी कर रहे होते हैं। तो मोटिवेशन क्या है? एक जनरल अराउजल है किसी एक्शन को करने का। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। डी में बोला गया है प्राइमरी मोटिवेशन आर नॉट बायोलॉजिकल मोटिवेशन। देखो जी, मोटिवेशन हमने ऊपर भी पढ़ा था, दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन इसमें क्या बोला गया है? प्राइमरी मोटिवेशन जो होता है वो बायोलॉजिकल नहीं होता। ये बात गलत है, क्योंकि इसमें नोट जो दिया गया है ये गलत हो गया। तो अगर नोट नहीं होता तो ठीक होता। प्राइमरी मोटिवेशन बायोलॉजिकल मोटिवेशन होता है जी, नोट नहीं। तो नोट वाला इसमें सिस्टम इसने बिगाड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका निकल जाएगा बाहर। ई देख लेते हैं। ई में बोला गया है सोशल मोटिवेशन आर नोन एज रीइंफोर्सेस। जो सोशल मोटिवेशन होता है उसे रीइंफोर्सेस भी बोलते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक कही है कि जब हमें सोशली मोटिवेशन मिलता है तो रीइंफोर्समेंट भी मिलती है, हम उस काम को करना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा बाहर और बाकी सारे ठीक हैं। देख लेते हैं डी किस, ए बी सी और ई कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ओनली ए बी सी एंड ई आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु हैज डिफाइंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन। तो ये भी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन दी गई है। इसमें पूछा गया है कि ये डेफिनेशन किसने दी। हिंदी में पढ़ लेते हैं। खेल प्रशिक्षण मूल रूप से खिलाड़ी तैयार करना है। खेल प्रशिक्षण को किसने इस प्रकार परिभाषित किया। यानी कि इसमें बोला गया है खेल प्रशिक्षण जो होता है मूल रूप से खिलाड़ी को तैयार करना होता है। ये बात किसने बोली, इसको किसने डिफाइन किया। तो देखिए इंग्लिश से इसका ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। जब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन, जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, जब ग्राउंड में जाते हैं तो हम तैयारी करने के लिए हम स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं या वार्म अप करते हैं, तो हमें मैट की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रिपरेशन करने के लिए हमें कुछ चटाई वगैरह बिछाते हैं, तो हम उस मैट को क्या बोलेंगे, प्रिपरेशन से याद रखना मैट। मैट ऑप्शन नंबर 3 मैट यूज यू। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिजिकल फिटनेस इज सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 5 मोटर एबिलिटीज। कौन सी 5 गामक योग्यताओं का समूह शारीरिक क्षमता है। तो मोटर एबिलिटीज बतानी है 5, वो कौन कौन सी हैं। तो देखो जी, स्ट्रेंथ ऊपर वाले तीनों में दिया गया है लेकिन नीचे नहीं दिया हुआ फ्लेक्स। तो सबसे हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। देखो जी, ऑप्शन नंबर 4 में बॉडी कंपोजिशन आ गया, तो ये जनरल फिटनेस होती है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा एलिमिनेशन से। ऑप्शन नंबर 4 इसका डिलीट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस। तो एजिलिटी भी नहीं होगा भाई, क्योंकि ये कंपोनेंट नहीं है मोटर एबिलिटी का एजिलिटी, क्योंकि किसी गेम में एजिलिटी की ज़रूरत होती है और काफ़ी ऐसे गेम्स होती हैं जिसमें एजिलिटी की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं। तो एजिलिटी वाला ऑप्शन नंबर 1 भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में भी एजिलिटी है, इसे भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर 3, इसे देख लेते हैं। स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड एंडोरेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आर करेक्ट। नीचे देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसमें बोला गया है ड्यूरिंग रनिंग द पैरामीटर ऑफ ट्रेनिंग लोड फॉर इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम विल बी। इसमें पूछा गया है जब हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारा जो ट्रेनिंग लोड है उसमें इंटेंसिटी और वॉल्यूम क्या रहने वाला है। तो इंटेंसिटी भाई डिस्टेंस तो होगा नहीं ना, वॉल्यूम डिस्टेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 भी कट जाएगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस दिया गया। जो इंटेंसिटी होती है वो हमारी स्पीड होती है। ऑप्शन नंबर 2 में स्पीड है और 4 में स्पीड स्पीड दिया गया है। क्या हम वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम विल भी, तो वॉल्यूम जो रिलेट होगा वो ड्यूरेशन के साथ रिलेट होगा। तो जब हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारी इंटेंसिटी और वॉल्यूम क्या रहती है, ये पूछा गया। तो स्पीड इंटेंसिटी होगी एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग वो हमारा वॉल्यूम होगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। गति और प्रशिक्षण काल, ये देखिए इसमें आंसर गिवन 2 दिया है और करेक्ट आंसर भी इसका 2 ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से लिया गया है। इसमें पूछा गया है इन द इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग इंटेंसिटी रिकवरी एंड वॉल्यूम विल बी। जब हम इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई एक्टिविटी की ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें हमारी इंटेंसिटी, रिकवरी और वॉल्यूम क्या रहते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो जब भाई हाई इंटेंसिटी की हम बात करेंगे तो उसमें जो इंटेंसिटी रहेगी वो ज़्यादा हाई रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 8 देख लेते हैं सबसे ज़्यादा हाई किस में है। 80 से 90, 60 से 90, 80 से 90 और 60 से 80। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें कम है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में देखते हैं 80 से 90 दोनों। बाद में पूछा गया है रिकवरी, जब हम हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भाई उसमें रिकवरी भी ज़्यादा देंगे कि नहीं। तो रिकवरी कितनी देंगे हम, 60 से 90 सेकंड की या 90 से 180 सेकंड की, ज़्यादा कौन सी हुई, तो ज़्यादा हुई 90 से 180 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें वॉल्यूम की बात करने की, उस काम को हम कितनी देर तक करेंगे, कितने रेपिटेशन लगाएंगे उसके, तो रेपिटेशन भाई 5 से 10 तो लगाएंगे नहीं, हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाई इंटेंसिटी में कम से कम 8 से 12 रेपिटेशन तो होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। 80 से 90% इंटेंसिटी, 90 से 180 सेकेंड रिकवरी एंड 8 to 12 रिपीटिशन सीरीज होंगी हमारे वॉल्यूम की। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मैक्रोसाइकिल एंड माइक्रोसाइकिल आर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशंस। तो ये भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें जो मैक्रो और माइक्रो साइकिल होती हैं, साइकिल 3 प्रकार की होती हैं। एक मैक्रो साइकिल होती है जो सबसे बड़ी ट्रेनिंग साइकिल होती है, दूसरी जो होती है वो मेसो साइकिल होती है और तीसरी माइक्रो साइकिल होती है। माइक्रो साइकिल कुछ डेज की होती है। तो इसमें ये पूछा गया मैक्रो और माइक्रो साइकिल का ड्यूरेशन बताए कौन सा है। तो मैक्रो सबसे बड़ी होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है वो डेज में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 2 to 3 मंथ एंड 7 to 15 डेज। पहले हम मैक्रो देख लेते हैं, 2 से 3 महीने, फिर 3 से 4 महीने। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, 3 से 4 महीने। आगे देखते हैं 4 ऑप्शन, 3 से 7 दिन। तो ऑप्शन नंबर 4 भी कट जाएगा। इसमें सबसे बड़ी कौन सी आ रही है, 3 से 4 महीने की मैक्रो साइकिल होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड
3 to 10 डेज। जो माइक्रो साइकिल होती है वो डेज में होती है, ऊपर वीक में पूछी गई है। फिर 7 से 15 दिन, सबसे छोटा ऑप्शन इसमें यही लग रहा है, 3 से 10 दिन की। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक होगा। जो मैक्रो साइकिल होती है वो 3 से 4 महीने की होती है और माइक्रो साइकिल 3 से 10 दिन की होती है। और इसी तरीके का क्वेश्चन एनवीएस के दोनों जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में हुए थे उसमें भी पूछा गया था। आप हमारे चैनल पर जाकर, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है एनवीएस के दोनों पेपर, उसमें हमने कवर किए हैं। आप वहां से जाकर उन आंसर की को भी देख सकते हैं। आने वाले एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं ये सारी सीरीज जो हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, फिर से नोट आ गया। नोट आ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड है और इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पूछा गया है, लेकिन इसमें से एक प्रिंसिपल नहीं है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, वो आपको बताना कौन सा नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, तो ये प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, धीरे धीरे हम लोड को बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में बोला है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन, तो ये भी प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। तीसरे में बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग, ये भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है। जब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं फेज 1 2 3 4, इस तरीके से हमारी साइकिल घूमती है, फिर दोबारा से हम दूसरा हमारा कंपटीशन आता है, फिर से हम दोबारा से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो ये भी प्रिंसिपल होगा। ऑप्शन नंबर 1 2 3 ये तीनों ही ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है टेक्निकल ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होता। इसमें नहीं पूछा गया कि कौन सा नहीं है प्रिंसिपल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का, तो प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें फिर से बोला गया है कि इसमें से कौन सा ठीक नहीं है। उस कथन को बताया जो ठीक नहीं है, वो हमने पढ़ना है और उसे बाहर निकाल देना, वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक का मतलब होता है जो एक ही जगह स्थिर होती है, जो जिसमें मूवमेंट नहीं होती। तो स्टैटिक स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ को बोलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिसमें हमारी कोई मूवमेंट नहीं होती, हम एक जगह स्टैटिक रहकर एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट, दूसरे में पूछा गया है डायनामिक से मतलब डांस, ये इसमें हमारी मूवमेंट हो रही है कंटिन्यू। डायनामिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, तो डायनामिक की जो स्ट्रेंथ होती है वो आइसोटोनिक स्ट्रेंथ होती है। ये बात भी ये ठीक बोली गई है। ऑप्शन नंबर 3 स्टैटिक स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। भाई स्टैटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो स्थिर रहती है एक जगह, वो हिलती जुलती नहीं है, और इसमें बोला गया है वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है। तो ये कैसे कर सकती है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में पूछा गया है रिलेटिव स्ट्रेंथ इज नॉट अ स्ट्रेंथ एबिलिटी, तो ये बात सही बोली गई है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ एबिलिटी नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक बोली गई, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, स्थिर बल गतिरोध पर काबू पा लेने की योग्यता है, नहीं है भाई ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट मेथड ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कौन सा करेक्ट है। मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है उसमें उससे रिलेटेड कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ए स्टेटमेंट इसकी, इन डायनामिक कंसेंट्रिक मेथड हैवी रेजिस्टेंस इज ओवरकम रिपीटेडली। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, जो इसमें दो मेथड आते हैं, इन डायनामिक कंसेंट्रिक मेथड और दूसरा डायनामिक स्लो एसेंट्रिक मेथड, ये दोनों ही होते हैं। तो पहले में बोला गया है इन डायनामिक कंसेंट्रिक मेथड हैवी रेजिस्टेंस इज ओवरकम रिपीटेडली, जो भाई ये ओवरकम होता है रिपीटेडली, बार बार होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कह रही है, ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। बी में बोला गया है इन डायनामिक स्लो एसेंट्रिक मेथड इंटेंसिटी इज केप्ट अराउंड 120%। तो ये सही बात है। डायनामिक स्लो एसेंट्रिक मेथड जो होता है, जो उसमें इंटेंसिटी होती है वो 120 या 120 से ज़्यादा ही होती है भाई। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की गई है, तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भी दे रखा है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ।
अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन मसल अप्लाई मैक्सिमल फोर्स थ्रू आउट द रेंज ऑफ मूवमेंट। इसमें बोला गया है वो कौन से टाइप्स की कॉन्ट्रेक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा फोर्स लगती है और रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा होती है। आइसोमेट्रिक में रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं होगी, ये सेम एक ही जगह स्टैटिक रहकर मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसमें आइसोटोनिक में रेंज तो होगी और फोर्स भी लगेगी, लेकिन रेंज मूवमेंट हमारी सेम नहीं रहेगी, वो कभी कम या कभी ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन आइसोकाइनेटिक ऐसी होती है कॉन्ट्रैक्शन होती है जो हम किसी एक्सटर्नल मशीन्स के द्वारा करते हैं, जैसे ट्रेडमिल, साइकिलिंग। तो उसमें हमारी जो रेंज ऑफ मूवमेंट होती है वो सेम रहती है। जब हम एक स्टेप्स, दो स्टेप्स, तीन स्टेप्स चलते हैं या रनिंग करते हैं ट्रेडमिल पर, तो वो सेम उसकी जो मूवमेंट होती है सेम हो रही है बार बार। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है द एबिलिटी टू अचीव हाई स्पीड ऑफ लोकोमोशन फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन और फ्रॉम अ स्लो मूविंग पोजीशन नोन एज। जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं, जब एथलीट दौड़ना स्टार्ट करता है, तो वो उस स्पीड में जब दौड़ता है तो वो जो स्लो उसकी पोजीशन होती है, उस पोजीशन से लोकोमोशन पोजीशन में आने के लिए उसके बीच की पोजीशन पूछी गई है। स्थिर अवस्था या धीमी गतिविधि से तीव्र गतिवि तीव्र गतिशीलता स्थिति पाना क्या कहलाता है? यानी कि हम स्लो जब स्टार्ट करी, स्लो चले, लेकिन हम जब स्लो चल रहे हैं और तेजी की तरफ जाएंगे, अब स्पीड बढ़ाएंगे, तो उनके दोनों के बीच के जो पार्ट होता है उस स्टेशनरी पोजीशन को क्या बोलते हैं, इसमें पूछा गया है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे एक्सेलरेशन एबिलिटी बोलते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं रेस, फिर एक्सेलरेट करते हैं, फिर पूरी स्पीड में आते हैं, तो एक्सेलरेशन एबिलिटी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। फिर से नोट पूछा गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला, पेस और स्पीड इज नॉट प्री प्लान। जो फार्टलेट ट्रेनिंग होती है इसे स्पीड प्ले मेथड भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्पीड प्ले मेथड को और क्या नाम से बोला जाता है, तो फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड भी बोला जाता है स्पीड प्ले को। ऑप्शन एक ठीक हो जाएगा। दूसरे में, द टोटल वैल्यू एंड ड्यूरेशन आर सिमिलर टू वेरिएबल पेस मेथड ऑफ इम्प्रूविंग एंड्योरेंस। जो ड्यूरेशन होता है वो सिमिलर होता है एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए फार्टलेट ट्रेनिंग में भी और एंड्योरेंस ट्रेनिंग में भी, ये बात बोली गई है, तो ये बात भी ठीक है। तीसरे में बोला गया है ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग हार्ट रेट फ्लक्चुएट बिटवीन 120 से 140 बीट मिनट। तो जो इसमें जो हमारी हार्ट बीट होती है वो 120 से 140 बीट फ्लक्चुएट्स होती है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। तो भाई, जब हम फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड करते हैं, ये एंड्योरेंस का मेथड है, तो इसमें जो हमारी हार्ट बीट जो होती है वो 120 से 180 तक जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। और आइए फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, स्पोर्ट्समैन चेंजेस द स्पीड ऑन हिज ओन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू टेरेन सराउंडिंग एंड फीलिंग। इसमें बोला गया है खिलाड़ी प्रशिक्षण के दौरान अपनी गति मैदान, वातावरण व अनुभूति के अनुसार बदलता है। तो सही बात है, वो सराउंड देखता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ या ऊंचाई की जगह जाना है तो वो धीरे हो जाता है, खाली रोड मिलता है तो तेज दौड़ लेता है, अगर उसको थकावट फील हो रही है तो स्लो हो जाता है, अगर थकावट नहीं हो रही, उसे अच्छा लग रहा है, फील हो रहा, तो स्पीड भी बढ़ा सकता है। इसी तरीके से ये ऑप्शन भी इसका ठीक होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो गलत है, नोट करेक्ट बोला गया है, वो 3 है। ऑप्शन नंबर 3 आर करेक्ट। आइए अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूविंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रोप्रायोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। जो ये प्रोप्रायोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन है, ये स्ट्रेचिंग का एक मेथड है। तो ये पूछा गया है फ्लेक्सिबिलिटी का एक मेथड है, फ्लेक्सिबिलिटी का मेथड इसमें से और कौन सा है ये बताना है। लचीलेपन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रोप्रायोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटी विधि पर आधारित है? इस पर कौन सी विधि आधारित है? पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, बोलिस्टिक मेथड या पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी मेथड।
तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड जो होता है वो प्रोप्रायोसेप्टिक न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरिंग लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस एक्टिविटी फॉर 10 टू 35 मिनट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। किस विधि से लंबे समय तक सहनशीलता बढ़ाने के क्रियाकलाप 10 से 35 मिनट में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो वो कौन सी विधि से करते हैं? देखो, जो लैक्टिक एसिड होता है वो 5% नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 और 4 में 5% दिया गया है, ये इसका एलिमिनेट हो जाएगा, इसे हम काट देंगे। तो जो लैक्टिक एसिड होता है और लैक्टिक एसिड वो 2% हम मान सकते हैं। तो 1 और 3 इसमें से देख लेते हैं। फिर ग्लाइकोलोसिस 3 में दिया गया है 8%। तो जी भाई ग्लाइकोलोसिस की भी मात्रा अच्छी खासी होती है, 8% नहीं होता। ग्लाइकोलोसिस से जो हमें एनर्जी मिलती है वो 30% मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक हो जाएगा। एरोबिक्स 68%, ग्लाइकोलोसिस 30% एंड इलेक्ट्रिक एसिड 2%। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। इसमें फिर से पूछ लिया गया है कौन सा इनकरेक्ट है, जो करेक्ट नहीं है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से रिलेटेड। पहला ऑप्शन बोल रहा है इफ इज इफेक्टिव व्हेन कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट इज टेकन अप टू 2 to 3 आवर्स फॉर ऑफ कंप्लीशन। जब कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करते हैं तो वो भाई 2 से 3 घंटे पहले हम कंपटीशन से कार्बोहाइड्रेट लोडिंग नहीं करते, ये बात गलत है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो होती है वो पहले से ही होती है, कंपटीशन से पहले से। अगर 2 से 3 घंटे पहले हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कर लेंगे तो और उसके बाद एकदम एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारी खपत नहीं हो पाएगी। इसलिए 2 से 3 घंटे के पहले इसमें ये बात गलत दी गई है। इसका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। इफ़ इट इज़ इफेक्टिव व्हेन कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट इज टेकन अप टू 2 to 3 आवर्स फॉर कंपटीशन। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इफ़ इज़ इफेक्टिव फॉर एंडोरेंस परफॉर्मेंस। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो होती है वो एंडोरेंस परफॉर्मेंस के लिए इफेक्टिव होती है, सही है। तीसरे में इफ इज इफेक्टिव इज दोज इवेंट विच लास्ट फॉर मोर देन 30 मिनट। जो 30 मिनट से ज़्यादा के इवेंट होते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट लोडिंग जो होती है वो अच्छी होती है, ये बात भी इसमें ठीक कही गई है। और ऑप्शन नंबर 4 में बोला गया है इंक्रीज इन मसल ग्लाइकोजन लीड्स टू इंक्रीज इन वाटर स्टोरेज इन मसल। भाई ग्लाइकोजन जो होता है वो इंक्रीज होता है और वाटर जो होता है मसल्स में वो स्टोर हो जाता है। तो ये बात भी इसकी ठीक कही गई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है द डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप डायनामिक्स इज लार्जली गाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कंसेप्ट। जो ग्रुप डायनामिक होता है, जो ग्रुप होता है, तो वो किस तरीके से बनता है, इसमें ये पूछा गया है और ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले क्या होती है, फॉर्मिंग होती है। जब भी कोई ग्रुप बनता है तो सब एक साथ फॉर्म होते हैं, जमा होते हैं। फिर स्टॉर्मिंग, फिर कन्फॉर्मिंग एंड लास्ट में परफॉर्मिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन जो इसमें दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर फॉर्मिंग 3 में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। ये इजी क्वेश्चन है और इसे आप आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें ये पूछा है जो गुड लीडर होता है, जो अच्छा लीडर होता है, उसकी ड्यूटीज़ बतानी क्या क्या होती हैं। तो ए बोल रहा है बिल्ड कोहेसिवनेस, यानी कि वो एक दूसरे के साथ टुगेदरनेस, यानी कि आपसी भाईचारा, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, ये गुड लीडर की क्वालिटी होती है। ठीक है। मोटिवेट अदर्स, दूसरों को मोटिवेट्स करता है लीडर, ये बात भी ठीक है। रिप्रेजेंट द ग्रुप, जो उसका ग्रुप होता है बना हुआ उसको रिप्रेजेंट करता है वो आगे लोगों के सामने, दूसरों ग्रुप्स के सामने। जो ग्रुप का लीडर होता है वही रिप्रेजेंट करता है ज़्यादातर। तो ए बी और सी तीनों ठीक होंगे। डी में बोल रहा है टू एक्ट एज अ डिक्टेटर। तो डिक्टेटर जो वर्ड आ गया है ये नेगेटिव है। डिक्टेटर का मतलब होता है जो अपनी चलाता है, यानी कि जो उसने बोल दिया, जो उसने कह दिया वही होना है और वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, अपने बारे में सिर्फ बेहतर समझता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एलिमिनेट हो जाएगा। ई देख लेते हैं। ई में बोला है इवोलेट द वर्क ऑफ अदर्स।
जो भी उसने काम किया है उस काम को इवेल्युएट करके दूसरों के सामने प्रेजेंट करता है, बताता है क्या हुआ कैसे हुआ, तो ये भी एक गुड लीडर की क्वालिटी मानी जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए बी सी और ई होगा। तो डी तो हट जाएगा, डिक्टेटर नहीं हुआ, तो पहले ऑप्शन में डी है, कट जाएगा, दूसरे में भी डी है, ये भी कट जाएगा। लेकिन थ्री ऑप्शन और नंबर फोर जो ऑप्शन है इसमें ए बी सी, तो ई भी तो ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका इस तरीके से थ्री हो जाएगा। ए बी सी और ई आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे इस क्वेश्चन में पूछा गया है द साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप इन अ ग्रुप इज नोन एज, जो समूह में सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक मापन क्या कहलाता है। जो साइंटिफिक मेजरमेंट होती है कि सोशल रिलेशनशिप की, वो किससे मेजर करते हैं, तो वो करते हैं भाई साहब सोशियोमेट्री से मेजर। तो ऑप्शन नंबर इसका थ्री करेक्ट हो जाएगा, सोशियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन द एंशियंट ओलंपिक पेंथाथलन वाज कंडक्टेड इट इंक्लूड, जो एंशियंट यानी कि प्राचीन ओलंपिक जो थे उसमें जो एक पेंथाथलन नाम का इवेंट होता था। तो जो पेंटाथलन इवेंट है वो आज के टाइम पर भी होता है, लेकिन आज के टाइम पर जो रिसेंटली उसमें इवेंट होते हैं वो चेंज हो गए। लेकिन इसमें इसमें क्या पूछा गया है, एंशियंट ओलंपिक में जो पेंटाथलन में इवेंट होते थे वो कौन कौन से हैं। इसे पेंटाथलन को ओल्ड पेंटाथलन इवेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर देखो जी, ए करेक्ट होगा, एक ऑप्शन करेक्ट होगा। डिस्कस थ्रो होती थी, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, फुट रेस एंड रेसलिंग। तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ हिंदी में भी दे रखा है, हिंदी में भी आप इसे रीड कर कर पढ़ सकते हैं, हिंदी भाषी जो हैं। आगे क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि आपको डेट्स याद होगी तभी आप ऑप्शन ठीक कर पाएंगे। अगर आपको डेट्स याद नहीं है तो वो गलत भी हो सकता है, तो आपको डेट्स भी कुछ याद रखनी है। इसमें पूछा गया है इन विच ईयर एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AAFI वॉज स्टेबलाइज्ड। ये एथलेटिक फेडरेशन है इंडिया की और आज के टाइम पर इसे AFI भी बोला जाता है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कब स्टेबलाइज्ड हुई यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें ये पूछा गया है। तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्टेबलाइज्ड ईयर है वो है 1946। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट डिकेथलन मैन इवेंट्स। ये ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का सेशन होता है सिलेबस में उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और इसमें क्या पूछा गया है, जो डिकेथलन जो इवेंट होता है, डिकेथलन इवेंट मैन का होता है, इसमें ब्रैकेट में हमें मेंशन भी किया गया है, और हेप्टेथलन वीमेंस का होता है। हेप्टेथलन मतलब होता है 7, यानी कि उसमें 7 इवेंट होते हैं, और डिकेथलन का मतलब होता है 10, यानी कि इसमें 10 इवेंट होते हैं। और डिकेथलन मैन के लिए होता है, हेप्टेथलन वीमेंस के लिए होता है। तो इसमें डिकेथलन के इवेंट्स दिए गए हैं और उनको पूछा गया है कि वो कब कब होते हैं और कौन से दिन होते हैं। तो जैसे कि आप नीचे इसकी पिक्चर देख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसमें ए में बोला गया है लॉन्ग जंप इज़ द थर्ड इवेंट ऑफ फर्स्ट डे। तो भाई ये बात तो गलत है, लॉन्ग जंप 100 मीटर रेस के बाद होता है, तो सेकंड इवेंट होता है, फर्स्ट डे का तो होता है लेकिन सेकंड इवेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर एक जो है ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में बोला गया हाई जंप इज़ द सेकंड लास्ट इवेंट ऑफ फर्स्ट डे। देखिए यहाँ पर जो हाई जंप है वो सेकंड लास्ट इवेंट है फर्स्ट डे का, पहले दिन में, यानी कि सेकंड जो लास्ट होता है वो 400 मीटर रेस होती है, उसके पहले जो इवेंट होता है वो हाई जंप होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक बोला गया है। अब सी में देखते हैं, सी बोल रहा है जेवलिन थ्रो इज़ द सेकंड लास्ट इवेंट ऑफ सेकंड डे। जो जेवलिन थ्रो है वो जो सेकंड डे में होती है तो वो सेकंड लास्ट इवेंट है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बी भी ठीक है इसका और सी भी ठीक है। अब बात आती है डिस्कस थ्रो इज़ द सेकंड इवेंट ऑफ सेकंड डे। जो डिस्कस थ्रो है वो सेकंड इवेंट है सेकंड डे का, तो ये बात भी बिल्कुल इसमें ठीक कही गई है। बी सी और डी तीनों ही करेक्ट हैं। अब ई को देख लेते हैं। ई में बोला गया है 100 मीटर जो रेस होती है इज़ द फर्स्ट इवेंट ऑफ द सेकंड डे। भाई 100 मीटर रेस तो इस जाहिर सी बात है वो तो पहले दिन होती है, दूसरे दिन का फर्स्ट इवेंट 110 मीटर हर्डल होता है।
तो ऑप्शन नंबर ई और ए इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं बी, सी और डी कौन से ऑप्शन में है, वो हमारा ठीक हो जाएगा। बी, सी और डी इसका ऑप्शन नंबर 2 में है। ओनली बी, सी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर रिले रेस। तो ये भी ट्रैक एंड फील्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप इसको समझदारी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को याद करने वाला क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा तभी इस क्वेश्चन को आप ठीक कर पाएंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, देयर आर 6 मेंबर इन आर रिले टीम। जो हमने अक्सर देखा है उसमें हम रिले टीम में यही सुनते आए हैं ज़्यादातर कि 4 प्लेयर होते हैं और 4 ही जो प्लेयर होते हैं वही रेस पूरी करते हैं। तो आज आपको ये बात याद रखनी है, जो रिले टीम में जो प्लेइंग होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन उसमें जो टोटल टीम्स अगर जाएगी हमारी तो वो 6 मेंबर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है लेंथ ऑफ द बैटन इज 28 टू 30 सेंटीमीटर, यानी कि 28 से 30 सेंटीमीटर की लेंथ होती है बैटन की। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ठीक हो गए। अब सी में बोला गया है सरकमफ्रेंस ऑफ बैटन इज 8 टू 10 सेंटीमीटर। भाई ये बात यहाँ गलत है, सरकमफ्रेंस 8 टू 10 सेंटीमीटर नहीं होता। सरकमफ्रेंस जो होता है बैटन का वो 12 से 13 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा। अब डी में बोला गया है वेट ऑफ द बैटन इज एटलीस्ट 50 ग्राम्स। जो बैटन का वेट होता है यानी कि वजन होता है वो कितना होता है, कम से कम 50 ग्राम होता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है भाई, 50 ग्राम होता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी इसका ठीक होगा। आइए ई देख लेते हैं। ई में बोला गया है एक्सेलरेशन जोन इज 20 मीटर। तो भाई एक्सेलरेशन जोन 20 मीटर नहीं होता, 10 मीटर का होता था। लेकिन अब जो 10 और 20 मीटर का जो एक्सचेंज जोन है उसको हम उसमें एक्सचेंज भी कर सकते हैं, एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सेलरेशन वहाँ करना है या एक्सचेंज उस एरिया में करना है। वो 30 मीटर का जो एरिया दिया गया है उसमें आप बैटन को कहीं भी एक्सचेंज कर सकते हैं और कहीं भी एक्सेलरेट कर सकते हैं अपनी स्पीड को। तो इसके जो ऑप्शन ठीक होंगे वो ए, बी और डी करेक्ट होंगे। तो देख लेते हैं वो किस में है। ऑप्शन नंबर 2 में है वो। ओनली ए, बी एंड डी आर करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर लॉन्ग जंप। ये भी ट्रैक एंड फील्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ये फील्ड का क्वेश्चन है, लॉन्ग जंप से पूछा गया है। और लॉन्ग जंप इस क्वेश्चन को भी आप तभी ठीक कर पाओगे जब आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद होंगी। तो इसमें क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ टेक ऑफ बोर्ड 1.22 मीटर प्लस माइनस 0.01 मीटर। यानी कि जो लेंथ होती है टेक ऑफ बोर्ड की वो 1.22 मीटर होती है। ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है, प्लस माइनस उसमें पॉइंट कर सकते हैं। बी में बोला गया है विड्थ ऑफ टेक ऑफ बोर्ड इज 30 सेंटीमीटर। देखो जी ये बात यहाँ बिल्कुल गलत है, 30 सेंटीमीटर नहीं होती। जो टेक ऑफ बोर्ड की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो होती है 20 सेंटीमीटर। सी में बोला गया है थिकनेस ऑफ टेक ऑफ बोर्ड की 10 सेंटीमीटर। जो थिकनेस होती है, जो नीचे जो नीचे दबाते हैं बोर्ड को, वो 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर होती है। ए और सी इसका ठीक हो जाएगा। डी में बोला गया है विड्थ ऑफ प्लास्टिसिन इंडिकेटर। तो भाई जो विड्थ होती है प्लास्टिसिन इंडिकेटर की वो 20 सेंटीमीटर नहीं होती, वो 10 सेंटीमीटर होती है। अब ऑप्शन नंबर ई में बोला गया है एंगल प्लास्टिसिन इंडिकेटर टूवर्ड्स 45 डिग्री रनवे। तो 45 डिग्री का रनवे होता है, ये बात भी इसमें ठीक बोली गई है। ए, सी और ई ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। वो किस में है देख लेते हैं। ए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ओनली ए, सी एंड ई आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ट्रैक एंड फील्ड से है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर शॉर्ट पुट। तो जी ये शॉर्ट पुट नहीं होता, इसे बोलते हैं शॉर्ट पट। तो इसमें ये पूछा गया है शॉर्ट पट से रिलेटेड इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, उसको हमने ठीक रखना है और जो इनकरेक्ट है उसको बाहर कर देना है। तो ए में देख लेते हैं। ए बोल रहा है डायमीटर ऑफ शॉर्ट पट सर्कल 2.135 मीटर प्लस माइनस 5 mm हो सकता है।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दी गई है। जो डायमीटर होता है शॉर्टकट का वो 2.15 मीटर होता है, लेकिन अगर हम इसको डिस्कस थ्रो का आ जाता तो वो 2.50 मीटर होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक कह रही है। लेंथ ऑफ स्टॉप बोर्ड, जो स्टॉप बोर्ड लगा होता है आगे की तरफ शॉर्टकट में, यहाँ आप देख रहे हैं, तो उसकी लेंथ जो होती है वो 1.21 मीटर होती है। तो ये बात भी ठीक कही गई है। ऑप्शन नंबर ए और बी इसके ठीक हो जाएंगे। आइए सी देखते हैं। विड्थ ऑफ द स्टॉप बोर्ड 14.2 सेंटीमीटर। तो ये बात बिल्कुल गलत है भाई, 14.2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है हाइट ऑफ द स्टॉप बोर्ड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत गलत है। तो इसके ऑप्शन दो ठीक हैं, ए और बी। ये देख लेते हैं किस में है। ऑप्शन नंबर 4 में है। ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर बैडमिंटन। देखिए गेम से आ गया है, बैडमिंटन गेम्स जो होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। जो करेक्ट वाली है वो हमें देखनी है। तो ए में बोला गया है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जो IBF है, वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1934 में। तो ये बात भाई बिल्कुल ठीक है। जो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में हुई थी, ये करेक्ट हो जाएगा। अब बी में बोला गया है IBF नेम वॉज चेंज टू बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो भाई इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन का नाम बदल के अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रख दिया गया है। और इसमें बोला गया है कि 2004 में रखा गया था। नहीं, ये बात इसमें बिल्कुल गलत कही गई है। 2004 में नहीं, 2006 में इसका नाम बदला गया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका नाम 2006 में रखा गया था। अगर आपको ये नहीं भी आता तो आपको और ऑप्शन बाकी देखकर हम इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि सी में बोला गया इट बिकेम ऑफिशियल समर ओलंपिक स्पोर्ट्स इन 1992। जो ये ओलंपिक में इस गेम को इंट्रोड्यूस 1992 के ओलंपिक में किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। 1992 के ओलंपिक बार्सिलोना में हुए थे, वहीं पर बैडमिंटन इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अब देख लेते हैं नीचे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया थॉमस कप हैड स्टार्टेड इन 1950। जो थॉमस कप है वो मेंस को दिया जाता है, मेंस का टूर्नामेंट है थॉमस कप। इसमें ये बताया गया है कि 1950 में स्टार्ट हुआ था। तो ये बात गलत है भाई, ये 1950 में नहीं, 1948 में थॉमस कप स्टार्ट हुआ था। ई में बोल रहा गया है ऊबर कप हैड स्टार्टेड इन 1956। ऊबर कप बैडमिंटन में वीमेंस कैटेगरी के लिए होता है और इसमें ये बोला गया है 1956 में ये स्टार्ट हुआ था। तो भाई 96 में स्टार्ट नहीं हुआ था, ये इसमें ये बोला गया है 1956 में स्टार्ट हुआ था। तो ये 1956 में स्टार्ट ना होकर ये 1957 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो इसमें केवीएस ने इसको सही माना है, इस ऑप्शन को 1956। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ई ये तीन करेक्ट हो जाएंगे और बाकी बी और डी गलत होंगे। तो ए सी और ई किस में है ये देख लेते हैं हम। ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ओनली ए सी एंड ई आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर जिम्नास्टिक। ये क्वेश्चन जिम्नास्टिक गेम से लिया गया है। इसमें ये बोला गया है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, वो हमें देखने हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक वॉज फॉर्म्ड इन 1881। जो जिम्नास्टिक के फेडरेशन है ये 1881 में स्थापना हुई इसकी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। सबसे पुरानी फेडरेशन जो है वो जिम्नास्टिक की है, कभी भी क्वेश्चन में आए तो। और जो जो हमारी फेडरेशंस के ऊपर वीडियो है हमने बना रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स से इसमें देखिए कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जिम्नास्टिक जितनी भी फेडरेशंस हैं उसके ऊपर हमने जो वीडियो बनाई है, एक बार उसको आप देख लेंगे तो आगे आपके कभी फेडरेशंस के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो आप उस वीडियो को उस लिंक पर जाके विजिट करें और देखें। तो इसमें क्या पूछा गया है कि वो 1881 में जिम्नास्टिक फेडरेशन की स्थापना हुई, ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा इवेंट दिए गए हैं जिम्नास्टिक के और पूछा गया मेन वीमेन के लिए होते हैं किसके लिए नहीं होते। तो ये आप
को इनके इवेंट याद होने चाहिए, मैन और वीमेन के। चलो अगर मैन के नहीं कर पा रहे तो वीमेन के तो याद होने चाहिए, और जो जिसमें वीमेन के 4 इवेंट होते हैं और मेंस के 6 इवेंट होते हैं। अगर आप वीमेंस के याद कर लोगे तो मैन के भी अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हो, इसमें बोला गया है बी में वोल्टिंग टेबल एपरेटस फॉर बोथ मैन और वीमेन। जो वोल्टिंग टेबल होती है वो मैन और वीमेन दोनों कैटेगरी के लिए होती है। ये ऑप्शन भी ठीक है इसका। अब नीचे दिया गया हॉरिजॉन्टल बार एपरेटस फॉर वुमेन ओनली। तो हॉरिजॉन्टल बार वीमेंस के लिए नहीं होता भाई, ये मेंस के लिए होता है हॉरिजॉन्टल बार जो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। डी में बोला गया इन इवन बार अनइवन बार एपरेटस फॉर वुमेन्स ओनली। तो अनइवन वन जो वीमेंस के लिए ही होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है ई, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई में बोला गया है पैरेलल बार्स एपरेटस फॉर बोथ मैन और वीमेन। पैरेलल बार्स दोनों के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ मेंस की कैटेगरी के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ठीक हो जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं ए, बी और डी। देखो जी इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है ए, बी और डी। तो ये केवीएस में ये क्वेश्चन जो पूछा गया था इसके सभी को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, बी और डी होगा, आपको याद रखना है। नीचे दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ इसमें सभी को रिमार्क्स में लिखा गया मार्क्स अवॉर्डेड टू ऑल। जिसने भी ये क्वेश्चन नहीं किया या किया है तो उन सबको इसके नंबर मिले होंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं। आगे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जूडो से जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट जूडो। जूडो से रिलेटेड क्या करेक्ट है इसमें। तो पहले में ए में बोला गया है जूडो इन फीमेल कैटेगरी वॉज एडेड इन ओलंपिक इन 1964। देखो जी 1964 में जूडो जो ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन फीमेल कैटेगरी के लिए नहीं हुआ था, ये मेल कैटेगरी के लिए होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, हाँ जी सॉरी। बी में बोला गया है जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज स्टेबलाइज इन 1965। तो ये सही बात है, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया 1965 में इसकी स्थापना हुई। सी में बोला गया है कोशी और वाजा ये दोनों हिप टेक्निक हैं। तो ये बात भी ठीक है, दोनों ही हिप टेक्निक हैं। तेवाजा चोकिंग टेक्निक है, तो ये गलत है, तेवाजा चोकिंग टेक्निक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट होगा। तो ये देख लेते हैं किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर टेबल टेनिस। देखो जी टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ फिर से क्वेश्चन आ गया। तो ये भी फेडरेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखें फेडरेशंस वाली को। फेडरेशंस के क्वेश्चंस भर भर के पूछे गए हैं केवीएस के क्वेश्चन पेपर में। तो इसमें ए में बोला गया है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1926। जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है वो 1926 में इसकी स्थापना हुई, ये आपको बताना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 1926 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई। और टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की स्थापना भी 1926 में हुई। ये दोनों ही एक ही ईयर में हुई थी। आपको इस तरीके से ये दोनों फेडरेशन याद रखनी है। तो ए ठीक है इसका। बी में बोला गया है लेंथ ऑफ टेबल 2.90 मीटर। तो ये बात गलत है, 2.90 नहीं होती, 2.74 मीटर की होती है जो लेंथ होती है। विड्थ ऑफ टेबल 1.35 मीटर, ये बात भी गलत है। जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है टेबल की, वो 1.525 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे डी देखते हैं। डी में बोला गया हाइट ऑफ टेबल फ्रॉम फ्लोर 76 सेंटीमीटर। तो ये बात ठीक बोली गई, 76 सेंटीमीटर हाइट होती है फ्लोर से टेबल की। तो ऑप्शन नंबर ए और डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ए में ही दिया गया है, ओनली ए एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ हिंदी भी दी हुई है, और जो इंग्लिश के हैं वो मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ साथ साथ। तो अगर आपको हिंदी देखनी है तो हिंदी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर रेसलिंग एरिना। देखो गेम से जुड़े हुए भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
तो आपको सारे गेम्स ना भी याद करो आप, तो लेकिन वो गेम्स याद कर लो जो इस केवीएस में या एनवीएससी या डी ट्रिपल एस पी जैसे एग्ज़ाम में जिस भी गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन गेम्स को तो आप ज़रूर पढ़ लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको याद रहें और आप नंबर गेन कर पाएँ। तो रेसलिंग से जुड़े हुए, इसमें कुश्ती गेम से जुड़े हुए बताने हैं, इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। सेंटर सर्कल इज 2 मीटर इन डायमीटर, तो भाई सेंटर सर्कल 2 मीटर नहीं होता डायमीटर, उसका होता है 1 मीटर डायमीटर। जो 1 मीटर डायमीटर होता है सेंटर सर्कल का। बी में बोला गया है सेंट्रल रेसलिंग एरिया इज 7 मीटर इन डायमीटर, तो ये बात ठीक है, जो सेंट्रल रेसलिंग एरिया होता है वो 7 मीटर का होता है। सी में बोला गया है ऑरेंज स्ट्रिप 1 मीटर वाइड आउटसाइड द सेंट्रल रेसलिंग एरिया, तो ये भी बात ठीक है, जो ऑरेंज स्ट्रिप होती है वो 1 मीटर चौड़ी होती है बाहर के आउटसाइड एरिया से। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका करेक्ट है। लेकिन डी देख लेते हैं, डी में बोला गया है एरिया आउटसाइड द ऑरेंज स्ट्रिप इज 2 मीटर वाइड नोन एज प्रोटेक्शन एरिया, तो जी ये बात बिल्कुल गलत है। जो एरिया होता है आउटसाइड, जो ऑरेंज स्ट्रिप के बाहर का, वो 2 मीटर नहीं होता, वो 1.5 मीटर का होता है प्रोटेक्शन एरिया जो होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी ठीक होगा। देख लेते हैं बी और सी किस में है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ओनली बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट बास्केटबॉल। बास्केटबॉल गेम से जो जुड़ी हुई हैं वो कौन सी इसमें करेक्ट हैं। तो ए में बोला गया है इन्वेंटेड बाय डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ इन 1881। देखो जी, बास्केटबॉल को जो इंट्रोड्यूस किया वो डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ने किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें 1881 दिया गया है, तो ये बात इनकरेक्ट होगी। 1881 में अभी हमने ऊपर क्या देखा था, जिम्नास्टिक के फेडरेशन की स्थापना हुई थी। लेकिन जो इन्वेंट हुई थी बास्केटबॉल वो 1891 में हुई थी। तो आपको याद रखना है, डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ को इसका फादर्स ऑफ बास्केटबॉल बोला जाता है। हमने फादर्स ऑफ गेम्स के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी विजिट करके देख सकते हैं। तो डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ ने 1891 में बास्केटबॉल को इंट्रोड्यूस किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। बी देख लेते हैं, कोर्ट लेंथ 28 मीटर एंड विड्थ 15 मीटर, तो 28 बाय 15 मीटर का ये कोर्ट होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सी में बोल रहा है डायमीटर ऑफ सेंटर सर्कल 4 मीटर, भाई 4 मीटर नहीं होता, ये होता है 3.6 मीटर। जो डायमीटर होता है सेंटर सर्कल का वो 3.6 मीटर होता है। तो इसका ए और सी गलत होगा और बी ठीक है। डी में देखते हैं, डी में बोला गया है फ्री थ्रो लाइन इज एट लीस्ट 5.80 मीटर फ्रॉम एंड लाइन, तो जो फ्री थ्रो लाइन होती है वो 5.80 मीटर की होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ई में बोला गया है बैकबोर्ड लेंथ 1.880 मीटर एंड विड्थ 1.20 मीटर, तो भाई बैकबोर्ड की जो लेंथ होती है 1.80 मीटर की होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ विड्थ जो है वो गलत कर दी है, वो 1.20 मीटर की नहीं होती, 1.22 मीटर की होती है, 1.22 मीटर की। तो ऑप्शन नंबर ई इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और ई इसका गलत है, बी और डी इसका ठीक होगा। देख लेते हैं वो किस में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओनली बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू क्रिकेट। तो ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्रिकेट में इसमें क्या क्या ठीक है, देखो दोस्तों, जिसमें जिसमें जितने भी क्वेश्चंस केवीएस के एक पेपर में दिए गए हैं, इसमें एक क्वेश्चंस में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को भी डिटेल में अच्छे से पढ़ लोगे इस पेपर को, और इसी से तैयारी कर लोगे, तो आप आगे के क्वेश्चंस या आगे आने वाले एग्जाम्स के पेपर भी अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो आपको ये कोई ऐसे समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, तभी आप इसको ठीक कर पाओगे। तो इसमें यह पूछा गया है कि क्रिकेट गेम्स में क्या क्या चीज़ें इसमें करेक्ट होंगी, तो आपको करेक्ट वाली चीज़ें इसमें देखकर निकालनी है। तो वो क्या होंगी, ए में बोला गया है लेंथ ऑफ क्रिकेट बैट 38 इंच, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो क्रिकेट बैट की लंबाई होती है वो 38 इंच की होती है। बी में बोला गया है विड्थ ऑफ क्रिकेट बैट 4.5
इंचेस। तो ये स्टेटमेंट गलत दी गई है। जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है क्रिकेट बैट की, वो 4.25 इंचेस होती है। तो सी में बोला गया है वेट ऑफ क्रिकेट बॉल का जो वजन होता है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम होता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। 155.9 से 163 ग्राम क्रिकेट की जो बॉल होती है उसका वजन होता है। डी में बोला गया लेंथ ऑफ पिच 20.12 मीटर। जो पिच की लेंथ होती है वो 20.12 मीटर होती है। ये बात भी ठीक है। और यार्ड में 22 यार्ड होती है। ये भी आपको याद रखना है। ई में बोला गया है हाइट ऑफ स्टंप 28.5 इंचज विद बेल्स। तो ये बात भी ठीक है। बेल्स जब इंक्लूड हो जाती है तो उसकी हाइट होती है 28.5 इंच। लेकिन अगर स्टंप की बात करें, बेल्स हटा दे, तो वो 28 इंच होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई भी ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सी, डी और ई ये सारे ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को हम बाहर निकाल देते हैं। देखें इसमें ऑप्शन नंबर, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ओनली ए, सी, डी एंड ई आर करेक्ट। इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में जो बोला गया है वो फुटबॉल से लिया गया है। इसमें बताना है कि फुटबॉल से जुड़े हुए कौन से ऑप्शन इसमें ठीक होंगे। तो ए में बोला गया है दुरंत कप वॉज स्टार्टेड इन 1888। जो दुरंत कप है वो 1888 में स्टार्ट हुआ। ये बात बिल्कुल ठीक है। वेट ऑफ फुटबॉल बॉल 410 से 450 ग्राम। जो फुटबॉल की बॉल का वजन होता है वो 410 से 450 ग्राम होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी में बोला गया है सरकमफ्रेंस ऑफ बॉल 32 इंच। तो ये बात गलत है हुई। जो डी में बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन गोल पोस्ट 7.2 मीटर। जो डिस्टेंस होता है गोल पोस्ट का वो 7.72 मीटर का होता है। ये बात बिल्कुल ठीक बोली गई है। ई में बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड एंड लोअर एज ऑफ क्रॉस बार ऑफ गोल पोस्ट 2.60 मीटर। तो ये बात भाई बिल्कुल गलत है। 2.60 मीटर की हाइट नहीं होती गोल पोस्ट की, वो होती है 2.44 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ई गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो इसके जो ठीक होंगे ए, बी और डी ठीक होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर एक। ओनली ए, बी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर एक इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर हैंडबॉल। देखो जी हैंडबॉल, इसमें कोई भी गेम नहीं छोड़ा। बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक, क्रिकेट, जितने भी गेम्स थे सारे गेम्स ले लिए गए। आगे भी और भी गेम्स आएंगे, स्विमिंग रह रहा वो भी आ जाएगा। देखो इसमें कोई भी गेम्स नहीं छोड़ा केवीएस के पेपर में। तो आप सारे गेम्स को ज़रूर अच्छे से तैयार करें, आगे पेपर देना है और अच्छे नंबर से आपको सिलेक्शन लेना है। तो हैंडबॉल से रिलेटेड इसमें पूछा गया है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। वेट फॉर मैन 425 से 475 ग्राम। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। 425 से 475 ग्राम होता है जो मैन की हैंडबॉल होती है। और वही वीमेन की बात करें, वेट फॉर वुमेन 350 से 375 ग्राम। तो ये बात गलत है भाई। इसमें 425 से 475 होता है। वीमेन का आपको याद रखना है 325 से 375 होता है। तो इसमें 350 से 375 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब डायमीटर की बात करें, डायमीटर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, डायमीटर फॉर मैन 19 सेंटीमीटर। तो भाई ये 19 सेंटीमीटर ये ठीक बोला गया है। इसमें जो डायमीटर होता है मैन की बॉल का वो 19 सेंटीमीटर होता है। तो आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपको डायमीटर नहीं भी पता तो आप निकाल लेंगे कि ऑप्शन इसका ए ठीक है, बी गलत है। तो बी किस में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी दूसरे ऑप्शन में भी आ रहा है, तीसरे में भी। तो ऊपर के 1 2 3 ये खुद ही कट जाएंगे ऑटोमेटिक। तो इसका जो सही होगा ए और सी ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका ठीक हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ हिंदी में भी आप हिंदी में भी इसको पोज करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं हिंदी में आपको समझा रहा हूँ साथ के साथ। इसमें ऐसा कोई हार्ड कुछ पूछा नहीं गया। देखो जी कबड्डी बचा था हमारा, कबड्डी गेम्स भी इसमें पूछ लिया गया। डायमेंशन ऑफ कबड्डी ग्राउंड फॉर मैन एंड वुमेन।
तो जो कबड्डी गेम्स होती है उसकी मैन और वुमेन दोनों कैटेगरी की आज इसमें आपसे डायमेंशन पूछ ली गई है। तो जो मैन की होती है वो 13 बाई 10 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 में इसमें दिख रहा है 13 बाई 10, और वीमेन की होती है 11 बाई 8 मीटर की। तो ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फुल कोर्ट डायगोनल डिस्टेंस ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट। वॉलीबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और इसमें पूछा गया है डायगोनल कितना होता है वॉलीबॉल कोर्ट का। फुल डायगोनल, हाफ नहीं पूछा गया, इसमें फुल पूछा गया है। तो वो होता है 20.125 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना होता है 20.125 मीटर का डायगोनल होता है वॉलीबॉल कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वॉलीबॉल से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द वेट एंड सरकमफ्रेंस ऑफ वॉलीबॉल। जो वॉलीबॉल जो होती है, जो बॉल होती है, उसका वेट और सरकमफ्रेंस पूछा गया है। देखो वेट उसका जो बॉल का होता है वो 260 से 280 ग्राम होता है। कितना होता है 260 से 280 ग्राम। और जो सरकमफ्रेंस होता है वो 65 से 67 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका वो ठीक हो जाएगा। जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। 260 से 280 ग्राम इसका वेट होता है बॉल का, और 65 से 67 सेंटीमीटर इसका सरकमफ्रेंस होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर गेम एंड ड्यूरेशन ऑफ गेम। देखो जी नोट आ गया, मैंने बोला है आपको नोट आएगा तो उसको अच्छे से पढ़ना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है अगर आपका ऑफलाइन पेपर हो रहा है। ऑनलाइन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में आपको याद रखना है। नोट जहाँ भी पूछ ले उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड करना है। तो इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी इसमें करेक्टली मैच नहीं है। तो गेम्स दिए गए हैं और उनकी टाइमिंग दी गई है, तो उसमें हमें देखना है कौन सा ठीक है। देखो हैंडबॉल जो होता है 30 मिनट का होता है, 10 मिनट की ब्रेक होती है, फिर 30 मिनट का होता है, ये ठीक है। फुटबॉल 45 मिनट का होता है, 15 मिनट ब्रेक, फिर 45 मिनट, ये भी ठीक है। कबड्डी 25 मिनट, 10 25 मिनट, तो कबड्डी 25 मिनट का नहीं होता, कबड्डी होता है 20 मिनट, 10 मिनट ब्रेक, फिर 20 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल देख लेते हैं। बास्केटबॉल जो होता है वो 10 मिनट, फिर 2 मिनट की ब्रेक, फिर 10 मिनट, और फिर 15 मिनट की लॉन्ग ब्रेक होती है, फिर 10 मिनट, 2 मिनट की रेस्ट देते हैं, फिर 10 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर 4 भी इसका ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। कबड्डी 20 10 20 की होती है। ऑप्शन नंबर आंसर इसका जो होगा वो 3 होगा। तो हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे 50 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे इसके बाद। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रोक इन स्विमिंग। स्विमिंग में इसमें से कौन सा स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक नहीं है भाई। स्ट्रोक फ्रंट रोल ये स्ट्रोक है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक भी स्ट्रोक होता है, और बटरफ्लाई, ये तीनों ही स्ट्रोक के नाम हैं। लेकिन जो मिडले होती है ये स्ट्रोक नहीं है, ये एक रेस का नाम है। मिडले रिले रेस होती है स्विमिंग में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा 4 ठीक होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने KVS फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसके 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आगे हम जल्दी ही इस वीडियो का पार्ट 2 आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। जब तक आप से हम अलविदा चाहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में और जो हम वीडियोस बनाते हैं उसके लिए हमें भी पढ़ना पड़ता है, और काफ़ी मेहनत के बाद इन वीडियो को हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।